हेलो दोस्तों, पैरामाउंट जीएस एकेडमी में आपका स्वागत है। आज मैं बात करने वाला हूँ प्राचीन इतिहास का। इसका जो एक सेक्शन है मौर्य काल, इससे बहुत क्वेश्चन बनते हैं सारे एग्जाम में। इसको पार्ट ए, इसको दो पार्ट में लेके आऊँगा। आज इसका एक पार्ट देखेंगे और क्वेश्चन सारा प्रीवियस ईयर का सॉल्व कर रहे हैं हम लोग। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन को। और इसमें जो आपको है, मैं डिटेल्स इसको समझा रहा हूँ, आप प्लीज़ अच्छे से देखिएगा और इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। क्वेश्चन के बारे में पहले जो सबसे एक इम्पोर्टेंट है, जिसके बारे में जनरली लोग पढ़ते नहीं है, उसको मैं पहले लेके आऊँ ताकि वीडियो में ऐसे समझ में आएगा ज़्यादा। देखिए मौर्य प्रशासन के बारे में, तो पन्याध्यक्ष किसे बोलते हैं? वाणिज्य विभाग के अध्यक्ष को बोलते हैं। आप इसको याद कर लीजिएगा। शीताध्यक्ष लगभग सभी लोग जानते होंगे। शीताध्यक्ष कृषि विभाग के अध्यक्ष को बोलते हैं। अब यहाँ देखिए लक्षणा और छाप खाने का अध्यक्ष, तो इसको याद करने का एक तरीका ये भी हो सकता है, लक्षणा और छपना, इस तरह से याद कर सकते हैं। तो छाप खाने का अध्यक्ष ये नवाध्यक्ष है, तो इसको नेवी से आप नेवी से जोड़ सकते हैं। नेवी और जहाज रानी। जहाज रानी क्या होता है? जो बड़े बड़े शिप होते हैं जहाज, उसके बारे में बात किया जाता है। पतनाध्यक्ष, पतन मतलब हर कोई जानता है, बंदरगाह की बात कर रहा है, तो बंदरगाह अध्यक्ष। इसको इस तरह से आप आराम से समझ सकते हैं। इस तरह से आप तोड़ तोड़ के देखेंगे तो आपको याद हो जाएगा। आप प्लीज इसको अच्छे से याद करिएगा, इंपॉर्टेंट है। एक चीज और, ये मौर्य प्रशासन का एक चीज, न्यायालय के बारे में बात करते हैं हम लोग। इसमें क्या होता है, इसमें देखिए दो तरह के न्यायालय थे, एक फौजदारी, एक दीवानी। तो जो फौजदारी थे उसके न्यायाधीश को प्रतिष्ठा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रतिष्ठा। और इसका नाम क्या है फौजदारी न्यायालय का? कंटक शोधन। कंटक शोधन। और दीवानी का व्यवहारिक न्याय, इसको जो न्यायाधीश होते थे उन्हें व्यवहारिक न्यायाधीश बोलते थे। और इसका नाम होता था इस तरह के न्यायालय का धर्मस्थनीय। आगे देखते हैं, अब क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन, उज्जैन का प्राचीन में नाम क्या था? देखिए अवंतिका। इसको दो तरह से देखते हैं। ये 16 महाजनपदों में से एक था। इसकी दो राजधानी थी, एक उत्तरी अवंतिका, एक दक्षिणी। तो उत्तरी का राजधानी तो उज्जैन था और दक्षिणी का महिष्मती। अगला देखते हैं। प्राचीन नगर जो महाभारत और महाभारत दोनों में उल्लिखित है, ये मध्यमिका नगर है। ठीक है, इसको आप याद कर लीजिएगा। और एक क्वेश्चन और आता है, एक विराट नगर भी आएगा। तो विराट नगर का भी महाभारत और महाभारत दोनों में है, आता है नाम। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन है? उदयन। अब उदयन कौन था? देखिए हर्यक वंश था। हर्यक वंश के संस्थापक थे बिंबिसार। बिंदुसार नहीं, बिंबिसार। और जब ये हर्यक वंश के, तो इनका राजधानी कौन था? राजगीर था। जब अजातशत्रु बने इनके उत्तराधिकारी, तो वैशाली इनका राजधानी था। जब उदयन बने, उन्होंने पाटलिपुत्र का स्थापना किया था। तो ऐसे याद रखना आपको। और एक ध्यान रखिएगा, ये उदयन है जो हर्यक वंश का है, और एक वत्स का है उदयन। तो कंफ्यूज नहीं होना है, ये अलग है और ये उदयन अलग है, तो आप ध्यान रखिएगा इसे। पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई थी? देखिए आपको पता है कि उदयन ने राजधानी बनाई थी, लेकिन उदयन विकल्प नहीं है, तो इसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य था, उनका नाम आएगा। क्योंकि चंद्रगुप्त ये तो विक्रमादित्य गुप्त काल में आते, तो इनसे पहले ये थे। कनिष्क भी कुषाण काल में, ये सब बाद के। और अशोक चंद्रगुप्त मौर्य के बाद ही आते हैं। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं। अब देखिए अशोक की यात्रा के बारे में पूछा जाता है कि अशोक जब राजा बने तो कैसे जब वो धर्म को, युद्ध को छोड़कर धर्म के रास्ते को अपनाए थे, तो किस तरह से वो यात्रा किए थे? तो देखिए 269 BC में बने थे वो राजा। उसके 8 वर्ष बाद कलिंग युद्ध हुआ। इसका उल्लेख 13वें शिलालेख में है। उसके राज्याभिषेक के 10वें वर्ष वो गया जाते हैं, और फिर 20वें वर्ष वो लुम्बिनी। रास्ता क्या है? पहले गया जाएंगे, फिर कुशीनगर जाएंगे, फिर लुम्बिनी, फिर कपिलवस्तु, दोनों नेपाल में। नेपाल ये वाराणसी के पास है। ये श्रावस्ती आप जानते हैं, यूपी का एक डिस्ट्रिक्ट है। तो इस तरह से इनका एक सीक्वेंस था जाने का। लेकिन यह ध्यान रखना, कई तरह से क्वेश्चन बनेंगे। एक यात्रा का क्रम पूछ सकता है। एक राज्याभिषेक, लुम्बिनी अपने राज्याभिषेक के 20वें वर्ष में गए थे। जब यहाँ गए थे, इन्होंने धार्मिक कर को माफ कर दिया था
और जो वहाँ का राजस्व था उसको घटा के 1/6 से 1/8 कर दिया। अब एक बात देखिए, यहाँ पर एक चीज और देखना, रुम्मनदेही अभिलेख जो शिलालेख है यहीं पर है, जो सबसे छोटा है, तो सबसे छोटा शिलालेख यहीं पे अभिलेख। अब देखिए एक चीज और देखना आपको, विशाखदत्त एक कुछ किताब लिखे थे, मुद्रा राक्षस, देवी चंद्रगुप्तम अभिसारिका। तो यहाँ पर मैं क्यों बता रहा हूँ, देखिए मुद्रा राक्षस है जो चंद्रगुप्त से संबंधित है, और इसमें कहा गया था वो कुलहीन थे, कुलहीन। अब एक सोमदेव के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, कथा सरित सागर ने उन्होंने लिखा था, और जब कथा सरित सागर लिखा था तो उनमें चंद्रगुप्त मौर्य को उत्पत्ति के बारे में बात किया गया था कि उत्पत्ति कहाँ, चंद्रगुप्त की उत्पत्ति का ये बोलते थे कि शूद्र के घर में जन्म लिए, तो ऐसा इस बारे में चर्चा था। अब अगला और एक किया, चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस, इसका एक पुत्र था जस्टिन, उसने कहा था, और कौन पहचाना था कि सेंड्रोकोटस कौन है, तो विलियम जोन्स ने पहचाना था, सेंड्रोकोटस चंद्रगुप्त मौर्य को बोला जाता है। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, उज्जैन वासवदत्ता की दंत कथा। देखिए मैं इसी उज्जैन का बात कर रहा हूँ, वहां उदयन था जो पाटलिपुत्र की स्थापना किया था, और यहाँ उदयन है, तो आपको समझना है। ये वत्स नरेश थे जो 16 महाजनपदों में से एक था। तो इसमें कहानी है उदयन और अवंती नरेश की पुत्री वासवदत्ता की, ये दंत कथा है। ये किससे संबंधित है, उज्जैन से संबंधित है। अब महाकवि भाष्य है, उन्होंने लिखा था स्वप्न वासवदत्तम, ये नाटक था, इसी में इसके बारे में चर्चा है, ठीक है। और जब कहानी लिखा गया था उसमें उज्जैन के जेल में कैद थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन एक ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में परम में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर था। देखिए अब सब लोग इसका आंसर मारेंगे मगध, लेकिन था काशी। इसमें बहुत ज्यादा प्रतिद्वंद चला था, काशी, मगध, अंग, ये सब जो 16 महाजनपद थे उसमें प्रतिद्वंद चला था कि कौन ज्यादा मजबूत है, लेकिन ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में सबसे स्ट्रॉन्ग काशी था। जिसको याद रखिएगा, एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत लोग ये गलत करके आते हैं, इसका काशी आंसर होगा। ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी की बात हो रही है, ये स्ट्रॉन्ग हुआ था, आपको मौर्य काल में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग हुआ था। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था, लिच्छवियों द्वारा स्थापित किया था। ये विश्व का है पहला गणतंत्र जिसका चुनाव हुआ था, इसीलिए इसको बुलाया जाता है विश्व का पहला गणतंत्र। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है। अब देखिए क्वेश्चन है कहाँ उपलब्ध है, तो यहाँ देखिए, यहाँ पर एक ऑप्शन मिला महाभारत, अंगुत्तर निकाय। अंगुत्तर निकाय क्या है, इसका आंसर है, अब बौद्ध से संबंधित है, यह एक बौद्ध ग्रंथ है। मैं इसके बारे में थोड़ा बता दूं आपको कि 16 महाजनपदों की जो चर्चा हुई है अंगुत्तर निकाय में, जो बौद्ध ग्रंथ है, एक भगवती सूत्र जो जैन ग्रंथ है, ये दोनों में 16 महाजनपदों की चर्चा हुई है। और इसका एक चीज ऐड करिए इसमें कि पाणिनि का अष्टाध्यायी, ये जो पुष्यमित्र शुंग के दरबार में थे, पुष्यमित्र शुंग के दरबार में थे, तो पुष्यमित्र शुंग के दरबार में थे पाणिनि, इन्होंने लिखा था अष्टाध्यायी। इसमें इन्होंने बताया था कि 22 जनपद थे, तो याद रखिएगा, कंफ्यूज नहीं होना आपको। अब अशोक के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं डिटेल से। अशोक के नाम की जो चर्चा है किस अभिलेख में, मास्की और गुर्जरा में मुख्यतः है। अब मास्की पूरी जगह कहाँ है, तो मास्की आपका कर्नाटक में, गुर्जरा आपका एमपी में, तो इस तरह से याद रखना आपको। और किस अभिलेख में अशोक को राजा बताया गया है, तो ये अभिलेख था भावरू, इसको बैराट भी बोलते हैं, विराट नहीं बैराट अभिलेख कहा जाता है। राजदूत कौन आया था इनके काल में, टॉलमी फेडा डेल्फस राजा था मिस्र का, उसी का राजदूत था डायनीसियस। अब इसको याद करने का कैसे तरीका है कि कहाँ का राजा था, कई बार क्वेश्चन आ चुका है कि वो राजा कहाँ का था। तो टॉलमी को याद करने के लिए यहाँ से माँ को पकड़िए, यहाँ मिस्र हो जाएगा। दो ही लोग हैं, आप कंफ्यूज होंगे जब बिंदुसार के बारे में पूछा जाएगा कि वो कौन सा राजा था, तो एक सीरिया के थे वो। तो आप इसी तरह से याद करना है कि टॉलमी, माँ से मिस्र याद रखिए, राजदूत कौन था, डायनीसियस, और डायमेकस आया था बिंदुसार के दरबार में। अब इसके शिलालेख के बारे में बात करते हैं। शिलालेख जो था इनका 14 शिलालेख थे, उसमें से शिलालेख की खोज की थी पॉडेत्री पैंथलर ने, और जेम्स प्रिंसेप ने इसको सबसे पहले पढ़ा था।
अब इनको अभिलेखों में सबसे लंबा अभिलेख कौन था? 7वां। और सबसे छोटा रूमनदेह जो लुम्बिनी में। यही मैं बताया था कि इसका कर जो है 1/6 से 1/8 कर दिया गया था और धार्मिक कर को माफ कर दिया गया था, धार्मिक कर को खत्म कर दिया गया था। अभी क्या यहाँ पर कुछ महाजनपद के 16 जनपदों का उल्लेख बौद्ध साहित्य में प्राय उल्लिखित मिलते हैं। निम्न में से किन जनपदों का उल्लेख पाणिनि के अष्टाध्यायी में मिलता है? देखिए ये बताया था मैंने कि 22 महाजनपद बताया था इन्होंने अष्टाध्यायी में पाणिनि ने, और किनके दरबार में थे? पुष्यमित्र शुंग के दरबार में। इसमें से सारे मगध का, अस्मक का, गंधार, कंबोज, सुरसेन सबका चर्चा मिलता है। तो इसका आंसर इसका डी हो जाएगा। गोदावरी नदी के तट पर स्थित महाजनपद, देखिए एकमात्र ऐसा जनपद है जो दक्षिण भारत में, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा। अस्सक था, इसको ऐसे भी लिखते हैं, तो इसे याद रखिएगा। 6ठी शताब्दी में सुक्तिमती राजधानी थी चेदी की। अब देखिए चेदी वंश के बारे में जान लेते। महामेघवाहन इसके संस्थापक थे। इसके सबसे महान शासक खारवेल था। इसके बारे में बताया जाता है चोल और चेल और पांड्य को इन्होंने खारवेल ने हराया था। इसके बारे में ऐसा कहा जाता है कि इन्होंने बैल के रूप में गधा की तरह इसे घुमाया था। कई तरह के इसके बारे में चर्चाएं चलती हैं। अशोक के शिलालेख के बारे में थोड़ा सा और बातें करते हैं जो महत्वपूर्ण है। देखिए पहला दूसरा जो है शिलालेख, इसमें बात किया गया पशु बलि की निंदा, और दूसरा में बात किया गया मनुष्य और पशु के लिए अस्पताल की बात की गई है। यहाँ देखिए अंतर कितना का अंतर है, 7 का 4 और 7 11, 7 का अंतर है। तो यहाँ पर देखिएगा भेरी घोष को धर्म घोष किया गया था, और धर्म को यहाँ से लीजिए और धर्म की व्याख्या फिर 11 में कर दी गई। फिर यहाँ पर देखेंगे 7 और 5 12, 7 का अंतर है। तो यहाँ देखिए यहाँ पर पुरुष महामात्र जो थे उनकी नियुक्ति की बात की गई थी, और इसमें 7 जोड़ेंगे तो यहाँ पर स्त्री महामात्र की नियुक्ति की बात की गई है। तो इस तरह से आपको याद रखना है, मैंने इसी तरह से बनाया है कि ताकि आपको याद हो जाए। और एक और बात याद कर लीजिए कि 261 BC में कलिंग युद्ध की बात, कलिंग युद्ध हुआ था, कलिंग युद्ध। एक इसके बाद 13वां शिलालेख में चर्चा इसका। निम्न में से किस ग्रंथ में प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों की सूची मिलती है? मैंने पीछे ही बताया है कि अंगुत्तर निकाय जो बौद्ध ग्रंथ है और भगवती सूत्र जो जैन का ग्रंथ है। तो इसका आंसर 2 और 4 होगा। मगध में नंद वंश का संस्थापक कौन था? महापद्म नंद। अब इसके बारे में मैं थोड़ा बता दूं, इसका सीक्वेंस याद रखना आपको। देखिए मगध पर जो शासन किया है हर एक वंश ने पहले किया था, जिसका संस्थापक कौन था? बिंबिसार। इसका अंतिम शासक कौन था? नागदशक। अंतिम शासक ये अंतिम है। इस तरह जो बनाया वो एक पहला है एक अंतिम है। अब नंद वंश का याद कर लीजिए, संस्थापक था, ये अंतिम शासक था। मौर्य वंश का कौन है? नागदशक। संस्थापक कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य, और नागदशक अंतिम था। इस तरह का सीक्वेंस याद कर लीजिएगा, यहाँ पर आपको याद हो जाएगा। कालपी नगर नदी किस नदी के तट पर स्थित है? यमुना। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में सुक्तिमती की राजधानी चेदी। ये शायद दो बार आ गया है, कोई बात नहीं, आप इसको ध्यान में रखिएगा। आज के लिए इतना रखते हैं, कल जो बना लेके आएंगे वो थोड़ा सा हाई लेवल का होगा, तो उसको अच्छे से करेंगे जो एग्जाम में आते रहते हैं। आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू।